2011 की वो रात उसने जीवन बदल दिया, लेकिन आपने हार नहीं मानी। हुआ क्या था? हुआ क्या था उस समय? ज़िंदगी का यू टर्न था मेरे। और मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, कुछ जॉब इंटरव्यू था मेरा, और कुछ लोगों ने ट्रेन में लूटपाट शुरू की। एक वॉलीबॉल प्लेयर में थी, तो एक प्लेयर वाली भावना थी, जो मैंने अपनी गोल्ड चेन जब वो छीनने लगे तो मैंने मना किया, और बस थोड़ी सी हाथापाई हुई और उन्होंने चलती ट्रेन से उठा कर कैसे उठाया और बाहर फेंक दिया था। मैं लगातार ट्रैक पे पड़ी रही, और कभी ट्रेन मेरे इस साइड से गुजरे, कभी इधर से गुजरे। लोग टॉयलेट करते थे तो मुझे साइड में ऐसे पड़ता था। मेरा एक पैर कट चुका, मेरा आर्टिफिशियल पैर है ये, मेरा पैर कट चुका था। मैं उठने की कोशिश कर रही कि मैं उठ जाऊं, नहीं उठ पा रही थी। मेरा ब्रेन कॉन्शियस काम कर रहा था। मैंने ऐसे जब थाई को उठा करके देखा है तो मेरा पैर कट के जीन्स में हैंग हो रहा था। मेरे दूसरे पैर के मतलब मेरी राइट लेग की हड्डियाँ टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद कोई बचा ले। लगातार मैं उसी ट्रैक पे थी। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा और उठा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली, उत्तर प्रदेश ले जाके एडमिट किया था। फिर आप लोगों का सहयोग था जिसकी वजह से मुझे अच्छा। नहीं, लेकिन बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब रात भर आपके ऊपर से 48 ट्रेनें गुजर गई थी, जब आपको अस्पताल लेकर गए तो उस अस्पताल में एनेस्थीसिया नहीं था। मैं हॉस्पिटल ऐसे नीचे रख दिया गया था मुझे, तो वहाँ पे उनके पास जो भी वहाँ के फार्मासिस्ट थे और उनके जो और लोग भी थे, उन्होंने मुझे ऐसे सिर पे हाथ रखा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और मुझे ऐसे बार बार आपस में बातें कर रहे हैं, तो एनेस्थीसिया नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। मैंने बोला था उस समय लास्ट में कि, क्योंकि मैं सुन पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, मैंने बोला कि इतनी देर तक मैं रेलवे ट्रैक पे थी, तो आप मेरा पैर काटेंगे अच्छे के लिए, क्योंकि वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने बोला कि आप मेरा पैर काट दो बिना एनेस्थीसिया। आपने कहा बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काट दो। दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल था। मैंने बोला बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। उन्होंने फिर वहाँ के CMS फार्मासिस्ट डॉक्टर जो थे, उनके पास जो कुछ भी लोकल था, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी था, उनके बस में जो था, उन्होंने सब किया, और फिर मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था। बिना एनेस्थीसिया आपका पैर काट दिया? काट दिया गया था। मैंने सुना ये भी था, पढ़ा ये था कि शायद खून भी उस समय कमी थी, तो डॉक्टर ने अपना खून आपको दिया। बिल्कुल, वहाँ के बहुत कम सुनने को मिलता है ऐसा कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे। उन्होंने अपना एक एक यूनिट ब्लड चेक किया, और फिर फटाफट खुद का यूनिट निकाल करके BC यादव वहाँ के फार्मासिस्ट, उन्होंने निकाल के फटाफट दिया है, और तब उन्होंने अपने लेवल पे जितनी भी कर सके उन्होंने किया था। फिर क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ रही थी कि आपको दिल्ली लेकर आए, एम्स में भर्ती वहाँ से कराया। मुझे फिर आप लोगों का, मीडिया का बहुत सहयोग रहा है। जब बात मीडिया में आई तो रिडिमा को पता चला कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर, मैं 7 टाइम नेशनल प्लेयर थी, तो ट्रीटमेंट मुझे थोड़ा अच्छा मिलना शुरू। वहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर नई दिल्ली। एम्स में था 20 से 25 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, और डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी किया कि हाँ अरुणिमा आप ठीक है, तो बातचीत कर सकती है। बस मुझसे यही सबसे ज़्यादा यही था कि जितने भी हमारे दादी नानी टाइप के लोग थे, जब भी मुझे आते तो मुझे ये बोलते थे, अब क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी। तो सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था। पैर कट जाना किसी को शायद उतना प्रॉब्लम नहीं है, यही था कि शादी कैसे होगी। तो 20 दिन मैं थी। बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, TT नहीं था, TT आया तो टिकट नहीं था तो कूद गई ट्रेन से। मैं क्या जवाब देती सबको, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप किसी को बोल के नहीं बता सकते। आपके जो कर्म होते हैं, आपकी जो इच्छा शक्ति कुछ कर गुजरने की, अगर आप वो ठान ले, अपने आप सबको अपना जवाब मिल जाता है। मैंने सिर्फ वही किया था। और उस समय आपने ठाना अरुणिमा कि मैं एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। मैंने जब ये कैसे ठाना कि मैं एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ूंगी? मैंने जब हॉस्पिटल में, जाहिर सी बात है कि एक इंसान का पैर नहीं हो और दूसरा पैर भी मूव नहीं करता है, रॉड है, थाई टू नी टू एंकल, एल्बोज सारे सब जगह स्टिचेस हैं, और वो लड़की बेड पे और अचानक बोले कि मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट पे जाना है, तो लोग जाहिर सी बात है पागल तो बोलेंगे ही। मुझे फ्रंट से मुझे लोग बोलते थे कि अरुणिमा पागल हो गई है क्या, तेरा पैर नहीं है, माउंटेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैर है, नहीं होगा। स्पॉन्सर के लिए लोग नॉर्मल पे पैसे नहीं लगाते, नॉर्मल इंसान पे पैसे नहीं लगाते, एक दिव्यांग पे पैसे कोई क्यों लगाएगा। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फिर भी एक जो आपकी इच्छा शक्ति होती है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ।
हॉस्पिटल के बेड से मैंने डिसाइड किया लाइफ का चाहती तो मैं वॉलीबॉल व्हील चेयर पर खेल सकती थी क्योंकि पैरा में है, लेकिन मुझे वो व्हील चेयर पर नहीं बैठना था। मैंने कहा मुझे ना ही मैंने कभी स्टिक ली चलने के लिए, और मैंने दीवार को पकड़ के चलना सीखा या फिर अपने फैमिली के किसी का हाथ पकड़ के चलना सीखा है, लेकिन कभी मैंने स्टिक या फिर व्हील चेयर नहीं ली। डॉक्टर बल्कि कहते थे भी कि अरुणिमा तेरे दूसरे पैर के हड्डियाँ रॉड जो पड़ी है वो टूट जाएगा और इसलिए व्हील चेयर ले लो। मैंने कहा सर टूट जाएगा कोई बात नहीं, आप फिर से बना ही देना, तो बना देना आप फिर से। नहीं इसके लिए नहीं बेटा, फिर भी मैंने किया और होता चला गया। फिर एक जब माउंटेनिंग के बारे में सोचा है, लोग जितना मुझे पागल बोलते, यकीन मानिए उस समय मुझे भी घबराहट और परेशानी थोड़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये समझ में आ गया कि जब आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, लेकिन कोई रोक आपके नहीं सकता आपको। आपके माता पिता, आपका परिवार वो आपके साथ थे, मतलब वो बिचेंद्री पाल जी से मिलवाने भी आपको लेकर हाँ, गए? मेरी माँ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कहते थे कि मेरे पिताजी की तो 3 साल की मैं थी तभी पिताजी का मेरे देहांत हो गया, आर्मी में थे वो। तो माता जी ने ही पिता और माँ का दोनों का फर्ज निभाया है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और मैं बताऊँ स्पॉन्सर की जब बात आई थी तो इतना 50 से 60 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा शायद देखा भी नहीं होगा, मैंने नहीं देखे थे एक साथ। और जब स्पॉन्सर ये हुआ कि एवरेस्ट का नहीं मिल पा रहा है तो मैम मेरी माँ ने मुझे बोला कि हम अपना घर तक बेच देंगे लेकिन तुझे एवरेस्ट क्लेम करवाएंगे। तो ये मेरा परिवार, अगर बात करें तो मेरा परिवार मेरे रीढ़ की हड्डी है, मेरा बैकबोन है मेरा परिवार। और रीढ़ की हड्डी की बात की जाए तो आपकी तो रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर था उस समय। मेरे रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर थे। और कभी कभी अभी भी जब मैं बहुत ज़्यादा वेट उठा लेती हूँ तो बैक पेन, या फिर ऐसे उठा लेते हैं तो बैक पेन शुरू हो जाता है। डॉक्टर हमेशा मना करते हैं कि आप मत उठाइए। तो फिर आप बिचेंद्री पाल जी से मिलने गई, उसके बाद आपने मन बनाया कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब बछेंद्री मैम से मैं मिली थी तो उनके ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रही, लोग हॉस्पिटल से अपने घर जाते हैं, सीएसएफ ने मुझे जॉब ऑफर कर दी थी, जिस जॉब के लिए मैं जा रही थी उन्होंने जॉब ऑफर कर दी। लेकिन अब तो ज़िंदगी ने यू टर्न ले लिया था कि कुछ और ही करना है। जब मैं बछेंद्री पाल के पास गई तो ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ी तो मेरे पैरों से ब्लड निकल रहा था, पैरों से खून निकल रहा था। हाँ, हॉस्पिटल से निकलते ही मैं गई थी, अपने घर जाने या फिर माँ से मिलनी भी नहीं थी मैं। और फर्स्ट टाइम ही बछेंद्री मैम से जब मिली तो मेरे पैरों से ब्लड निकल रहा था, प्रोस्थेटिक लेग से, आर्टिफिशियल स्टम्प से। तो मैम ने कहा ये क्या है। अभी तो मुझे बड़ा आसान हो गया था मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना कि वो लड़की जिसका पैर कटा है जो टीवी पे आ रही है, तो बड़ा इजी भी अपॉर्चुनिटी कैसे आप लेते हैं कि अब 2 तरीके के लोग होते हैं ज़िंदगी में। आप उसी को नेगेटिविटी में ले सकते थे कि पैर कट गया, अभी एक इस तरीके की पैर कटा था, अभी कैसे उठ के चल रहे हैं, उसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी लिया था। मैम को बोला कि वही लड़की जो टीवी पे आ रही है आजकल जिसका पैर कटा, मैम मैं वही हूँ। उन्होंने जो पूछा कि अच्छा हाँ बताओ क्या बात है। जब मैंने प्रपोजल बताया है कि मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मेरे स्टिचेस लगे थे राइट लेग में और प्रोस्थेटिक लग गया था लेफ्ट मेरा, लेकिन मैं बॉडी का वेट अपने प्रोस्थेटिक लेग पे या फिर दूसरे पैर पे ले नहीं सकती थी, मैं ले नहीं पाती थी और स्टिचेस भी नहीं कटे थे। तो मैम ने आंखों में आंसू आए, बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है।